नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सब लोग अब जानते हैं कि पीएफआई अब हमारे देश में बैन हो चुकी है अगले 5 सालों के लिए। भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने पीएफआई को अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे पीएफआई का इतिहास, पीएफआई की हिस्ट्री क्या रही है। पीएफआई जो संगठन है ये बनी जब, तो आखिर इसका निर्माण है ये कब हुआ, कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, वो हम सब लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये पीएफआई जो संगठन है ये कब कब विवादों में रही है और क्या क्या आरोप है इस संगठन के ऊपर। और अब जबकि पीएफआई बैन हो चुकी है तो आखिर इसे किस कानूनों के तहत बैन किया गया है, ये सब कुछ हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो न्यूज़ जब पीएफआई बैन हुई थी। तो ये देखिए अलग अलग पेपर्स के कटिंग है, बिजनेस स्टैंडर्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड या तो फिर द प्रिंट। तो ये सब में देखिए क्या है, NIA's पैन इंडिया क्रैकडाउन। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में जो क्रैकडाउन हुआ है पीएफआई के ऊपर, उसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन ऑक्टोपस। अब ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है, जो पीएफआई के ऊपर जो रेड हुआ, ये बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ। इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी सीक्रेसी, क्योंकि इन्होंने सीक्रेसी मेंटेन किया था कि पीएफआई पे जो रेड पड़ने वाला है ये किसी को कानो कान खबर ना हो। अब ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो आप जानिए, इसमें NIA इन्वॉल्व थी, ED इन्वॉल्व थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या तो फिर ये देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या तो आप बात कर लीजिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या CRPF, और तो और 15 राज्यों की जो एजेंसियां थी, स्टेट एजेंसियां थी, वो इन्वॉल्व थी। क्योंकि रेड भी जो पड़ा है वो भी 15 राज्यों में पड़ा है और 93 लोकेशंस पे रेड पड़ा है, मतलब 93 जगहों पे 15 राज्यों के। और ये पहले राउंड में हुआ है। बाद में 27 तारीख को दोबारा पीएफआई के ऊपर रेड पड़ा था। बाद में फिर 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्त में, बेसिकली हिरासत में लिया गया था। तो अब इसके जो सूत्रधार हैं, जो मेन 2-3 लोग हैं, उसमें एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं NSA अजीत डोवल, जो हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल जी। तो इन दोनों का अगर तीसरा नाम आप देखें तो वो हैं जो हमारे IB के डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो हैं तपन कुमार डेका जी, तपन कुमार डेका। तो इन 3 लोगों का सबसे मुख्य किरदार रहा है इस पीएफआई के रेड के ऊपर। अब देखिए सीक्रेसी मेंटेन करने में इन लोगों का तो पुराना इतिहास रहा है। ये जो पार्टी है और ये जो लोग हैं इनका पुराना इतिहास रहा है। जैसे कि अगर आप देखें डीमोनेटाइजेशन के समय में, नोटबंदी के समय में किसी को कानो कान खबर नहीं था और अचानक से 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अनाउंस करते हैं कि ये लीगल टेंडर अब नहीं है 500 और 1000 के नोट। या तो और भी कई इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, इसके बारे में भी किसी को ज़्यादा पता नहीं था। फिर अगर बात करें आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, तब भी ये सब के लिए एक सरप्राइज़ ही था। फिर पीएफआई के ऊपर अभी रेड पड़ा, ये भी एक सरप्राइज़ ही था लोगों के लिए। इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे लेकिन फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं था। अब एक कोट है, बेसिकली एक कहावत है एक, कि अगर आप दुश्मन से जीतना चाहते हैं तो उसका जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़। तो इसमें जो कोट है वो ये है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अ वॉर। कि अगर आप दुश्मन को सरप्राइज़ देते हैं कि उन्हें पता भी ना हो कि आप उन पे हमला करने वाले हैं, तो आधी लड़ाई तो आप तभी जीत जाते हैं। तो यहाँ पे भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ काम किया। और एजेंसियों को जिन लोगों की भी तलाश थी पीएफआई के मेंबर्स के सारे पीएफआई के मेंबर्स इन्हें मिल गए हैं, कोई भी अंडरग्राउंड या छिपा हुआ नहीं है। तो अब अगर आपको ये जो सीक्रेसी मेंटेन की गई थी, इस पे अगर आपको लगे कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आइए आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल द न्यूज़ जो है, ये पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसियाँ हैं। द सियासत डेली हो गया और इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री हाउस है। तो यहाँ पे क्या हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो PM हाउस है वहाँ किसी ने माइक्रोफोन लगाकर प्रधानमंत्री जो वहाँ हैं, जो भी वहाँ प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली गई। वो क्या क्या बात करते हैं PM हाउस में सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। और ये
1-2 मिनट या घंटे का नहीं है, 115 घंटे लंबी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और इसे रिकॉर्ड करके क्या किया गया है कि डार्क वेब पे अपलोड कर दिया गया है, डार्क वेब पे। और इसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं $3.5 मिलियन कि जो भी चाहते हैं ये रिकॉर्डिंग को ख़रीदना, वो इतना पैसा देकर ये रिकॉर्डिंग को हटवा सकते हैं या तो फिर ख़रीद सकते हैं। $3.5 मिलियन। अब इसमें क्या है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जो बात करते हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तो फिर क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स हाउस डीबग्ड टू प्रिवेंट फर्दर ऑडियो लीक्स। मतलब डीबग्ड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि और भी माइक्रोफोन तो नहीं है पीएम हाउस में। मतलब ये हालत है वहाँ पे सीक्रेसी के नाम पे। फिर ये इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ही माइक्रोफोन लगाया है। तो फिर ये कहते हैं, ये चैलेंज कर दिए बेसिकली अभी के गवर्नमेंट को कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किया है तो आओ मुझे अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके दिखाओ। तो खैर ये पाकिस्तान का न्यूज़ है कि वहाँ पे सीक्रेसी के नाम पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये स्टार्ट हुई थी 2006 में। हालांकि ये जो पीएफआई की विचारधारा है वो पहले भी थी। तो वो किस तरीके से थी, वो थी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के रूप में, एनडीएफ के रूप में। अब अगर एनडीएफ की बात करें तो इसकी जो मतलब निर्माण था एनडीएफ का, ये जब अस्तित्व में आया, ये कब आया था, 1992 में, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद की ढांचा को गिराया गया था। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में इस पार्टी का गठन हुआ था, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का। फिर उसके बाद क्या किया गया, 2006 में, सन 2006 में क्या किया गया, एनडीएफ ने क्या किया, खुद को मर्ज कर लिया केएफडी और एमएनपी के साथ। केएफडी क्या थी, कर्नाटका की एक पार्टी थी, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और एक तमिलनाडु की पार्टी थी, मनीता नीति पसरई। तो एनडीएफ ने, ये जो एनडीएफ थी वो इन दोनों के साथ मर्ज हो गई, और ये तीनों ही पार्टियां मिलकर जो एक पार्टी बनी वो थी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये हुआ 2006 में। फिर इसके आगे बात करते हैं कि पीएफआई जो क्या है, वो इंडिया के मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ये पीएफआई अपने बारे में बताती है। फिर पीएफआई अपने बारे में और क्या बताती है कि हम एक तरह के एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग क्या करते हैं, एक नए तरह का एक सामाजिक मूवमेंट चलाते हैं। किस लिए चलाते हैं, क्योंकि हम लोग एम्पावर करते हैं, मतलब पावर देते हैं किनको, मार्जिनलाइज्ड, मतलब जिनको हाशिए पर रखा गया, मार्जिन पर रखा गया, जिनके लिए कुछ किया नहीं गया है। डिप्राइव्ड मतलब जो वंचित लोग हैं, ऑप्रेस्ड मतलब जो सताए हुए लोग हैं, इस सोसाइटी में जो सताए हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो हाशिए पर रखे हुए लोग हैं, उनको हम लोग एम्पावर करने का काम करते हैं। साथ साथ हम लोग इन्हीं लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, ऐसा पीएफआई अपने बारे में बताती है। साथ ही साथ ये पीएफआई क्या करती है, मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन का डिमांड अक्सर ये करती रहती है। अब चूँकि पीएफआई को इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने बैन कर दिया गया है, मतलब पीएफआई को बैन कर दिया गया है, और जिन कानून के तहत बैन किया है वो ये कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, मतलब यूएपीए, और ये 1967 का ये कानून है, 1967 का ये कानून है। तो ये कब किया गया है, 28 सितंबर 2022 को ये बैन किया गया है, और अगले 5 सालों के लिए इसे बैन किया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं हमारे देश में जो कुछ टेररिज्म को लेकर जो कानून है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो 2 कानून आप देख रहे हैं, टाडा और पोटा, ये पहले थी, अब ये बैन हो चुकी है। तो टाडा, इसका फुल फॉर्म देखिए, द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। तो ये जो एक्ट है ये अब तो हटा दिया गया, इसे रिपील कर दिया गया है। तो ये आया था, कब आया था ये, जब पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी। इंसर्जेंसी मतलब पंजाब को बेसिकली खालिस्तान बनाने की मांग चल रही थी खालिस्तानियों के द्वारा, और ये बहुत ही मतलब चरम सीमा पे था अपना ये उस समय खालिस्तान का डिमांड। तो उस टाइम पे फिर क्या किया गया कि जो उसके सबसे मेन लीडर थे जरनैल सिंह भिंडरा वाले, वो क्या किए थे कि गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गए थे, वहाँ जाकर शरण मतलब आश्रय ले लिए थे। तो फाइनली इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा कि ब्लू स्टार नाम का एक ऑपरेशन चलाना पड़ा भिंडरा वाले को बाहर निकालने के लिए, उसे मारने के लिए, और इंदिरा गांधी ने सेना को और टैंकों को अंदर भेज दिया था।
गोल्डन टेम्पल में। इस बात से सिख भाई लोग बहुत नाराज़ हुए थे और 2 सिख ऐसे भी थे जो इंदिरा गांधी जी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि इंदिरा गांधी को ही मार दिया, और वो थे सतनाम सिंह और बिंट सिंह। तो वो लोग इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिए। तो उसके बाद फिर असैसिनेशन के बाद फिर 1985 में उन आतंकवादियों से डील करने के लिए ही लाया गया था टाडा को। हालांकि उस समय सिर्फ 2 सालों के लिए था। इस पे सनसेट प्रोविज़न लगा हुआ था। सनसेट प्रोविज़न बेसिकली ये होता है कि इसमें सनसेट मतलब सूर्यास्त प्रोविज़न लगा हुआ है कि ऑटोमेटिकली 2 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर जब 1987 आया तो फील हुआ कि नहीं, इसकी अभी आगे भी ज़रूरत है। तब फिर बाकायदा एक कानून लाया गया। अभी तक क्या था, ऑर्डिनेंस पास किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, अब कानून लाया गया। तो कानून 1987 में आया था, द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। टाडा की एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि संजय दत्त जो फेमस फिल्म स्टार हैं, वो भी पहले टाडा के तहत ही गिरफ्तार किए गए थे। टाडा और आर्म्स एक्ट दोनों ही उन पे लगा था, लेकिन बाद में टाडा को हटा दिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई हुई और 5 सालों की उन्हें जेल हुई थी। तो फिर टाडा को 1995 में हटा दिया गया, इसलिए क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा कि टाडा का बेवजह में सरकारी एजेंसियां यूज़ कर रही है और इसका बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है। मतलब अगर किसी से राजनीतिक दुश्मनी भी है तो वहाँ पे भी ये आतंकवाद विरोधी कानून लगा दिया जा रहा है, तो इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो इसको रिपील कर दिया गया 1995 में। फिर क्या हुआ, आगे जब समय आगे बढ़ा तो 1999 में क्या हुआ, कांधार हाईजैकिंग, IC-814 जो इंडिया की एक एयरलाइंस थी, उसे अगवा कर लिया गया आतंकवादियों के द्वारा। वो बेसिकली काठमांडू नेपाल से न्यू दिल्ली आ रहा था, एक फ़्लाइट आ रहा था इंडिया का, और उसे क्या किया गया कि आतंकवादियों द्वारा उसे मतलब अगवा कर लिया गया उस फ्लाइट को, और जितने भी अपराधी थे सबको होस्टेज ले लिया, जितने भी पैसेंजर थे सबको होस्टेज ले लिया गया और उनको लेके चला गया, वो लोग लेके चले गए कांधार, और फिर डिमांड किए 3 आतंकवादियों के रिलीज़ करने को डिमांड किया गया। तो एक तो कांधार हाईजैकिंग, फिर 2001 में हो गया पार्लियामेंट अटैक। तो फिर हमारे नेताओं को समझ में आया कि कहीं ना कहीं फिर से एक मतलब आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक और कानून की ज़रूरत है फिर से। तो टाडा को तो रिपील कर दिया गया, तो फिर पोटा लाया गया 2002 में, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में ये लाया गया पोटा। लेकिन बाद में इसे भी रिपील कर दिया गया ठीक 2 साल बाद ही, जैसे ही यूपीए की सरकार आई जिसमें कांग्रेस लीड में थी। यूपीए की सरकार आई 2004 में, तो इन्होंने पोटा को भी हटा दिया गया और फिर से वही वजह दिया गया कि इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है, और पोटा को भी रिपील कर दिया गया। तो अभी जो हमारे पास टेररिज्म से डील करने के लिए जो कानून है वो है UAPA, मकोका और ककोका। तो अभी जो PFI बैन हुई है वो UAPA के तहत बैन हुई है। अब UAPA एक बेसिकली टेररिज्म से रिलेटेड कानून नहीं था, इसीलिए टाडा और पोटा को लाया गया था। लेकिन अब चूंकि ये दोनों रिपील हो गया तो इसीलिए अब क्या किया गया कि UAPA को कई बार अमेंड किया गया और इसमें और भी कई प्रोविज़न्स लाए गए, जिससे सरकारी एजेंसियों को और ज़्यादा पावर मिले आतंकवादियों से डील करने के लिए। अब यहाँ पे एक और आप लॉ देख रहे होंगे, मकोका। ये बेसिकली महाराष्ट्र का एक लॉ था, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब संगठित अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए। तो महाराष्ट्र को देख कर कर्नाटका ने भी सेम यही कानून ले आया अपने यहाँ। तो ये कानून भी कभी कभी लगते हैं टेररिस्टों से डील करने के लिए। तो अब आते हैं PFI के बारे में, आगे बात करते हैं कि PFI पे अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि एक राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी एक संगठन है। अक्सर ये इंडियन गवर्नमेंट इस पे आरोप लगाती है कि ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी जो हरकतें होती हैं उसमें ये लोग शामिल होते हैं। फिर PFI का जो निर्माण हुआ था वो कहा जाता है कि हिंदुत्व ग्रुप्स जो हैं जैसे RSS हैं, इनका काउंटर करने के लिए ही इसका निर्माण हुआ था। इसीलिए अक्सर PFI को RSS के मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व होते और वायलेंट क्लैशेस में देखा जाता है, और ये खास करके होता है केरला में और कर्नाटका में, जहाँ पे ये दोनों अक्सर क्लैश में मतलब भिड़ जाते हैं आपस में और काफ़ी वायलेंट होता है वो, मतलब जान तक चली जाती है लोगों की। फिर PFI के मेंबर्स को अक्सर पकड़ा गया है लीथल वेपन्स के साथ, मतलब ख़तरनाक जो हथियार होते हैं उनके साथ पकड़ा गया है, बॉम्ब के साथ पकड़ा गया है, बारूद के साथ,
तलवारों के साथ इनके मेंबर्स को अक्सर पकड़ा गया है। फिर पीएफआई क्या की है कि इनके अपने कई विंग्स हैं, मतलब कई ब्रांचेस हैं इनके, क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज के जो अलग अलग तबके के लोग हैं सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये पीएफआई क्या की है कि अलग अलग संगठन बना के रखी है अपने ही मतलब विंग्स के रूप में। तो जैसे कि नेशनल वीमेंस फ्रंट महिलाओं के लिए है, फिर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये स्टूडेंट्स के लिए है कॉलेजों में। जैसे कि आप देखते हैं एनएसयूआई किसका है? ये कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप फिर एक और सुने होंगे एबीवीपी, ये भाजपा का है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। वैसे ही ये जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है ये है पीएफआई का स्टूडेंट विंग। फिर आगे बात करते हैं पीएफआई के बारे में। ये जो बैन लगा है पीएफआई के बारे में, ये सिर्फ पीएफआई संगठन पे नहीं है, इसके जो 8 और एफिलिएट हैं संगठन उन सब पे है, इंक्लूडिंग एनडब्ल्यूएफ मतलब नेशनल वीमेंस फ्रंट, यहाँ पे जो हम लोग ऊपर अभी बात किए थे नेशनल वीमेंस फ्रंट, और सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये जो बैन है वो इन सब लोगों पे भी एप्लीकेबल है अगले 5 सालों के लिए। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो पीएफआई है इस पे और भी कई एलिगेशंस है, मतलब आरोप हैं। क्या आरोप है? कि इनका जो भाई मतलब लिंक है ये कई आतंकवादी संगठनों के साथ इनका लिंक है, जैसे कि तालिबान, वही तालिबान जो भी जिसका भी अफ़गानिस्तान में शासन है। फिर अलकायदा के साथ भी इनका लिंक है। ऐसा अक्सर सरकारें आरोप लगाती रहती है पीएफआई के ऊपर। फिर एक घटना का जिक्र किया जाता है कि 2010 में एक घटना हुआ था। घटना क्या हुआ था कि एक प्रोफेसर थे न्यू मैन कॉलेज के, उनका नाम था टीजे जोसेफ। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया था और कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया कि उस क्वेश्चन पेपर में इस्लामिक के जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं उनका उसमें अपमान किया गया। तो इन पे फिर इस आरोप में इन पे क्या हुआ, असॉल्ट हुआ, हमला हुआ, और उसमें पीएफआई के मेंबर्स इन्वॉल्व थे। फिर आगे देखते हैं जुलाई 2010 में क्या हुआ। पीएफआई के जो मतलब जगहें थे उस पर छापामारी की गई, और छापामारी की गई तो वहाँ पे क्या क्या मिला, कंट्री मेड बॉम्ब्स मतलब देशी बॉम्ब, वेपन्स हथियार, सीडीज़ एंड सेवरल डॉक्यूमेंट्स मतलब कई तरह के सीडी और डॉक्यूमेंट्स मिले। क्या था उसमें? तालिबान का और अलकायदा का प्रोपेगेंडा था, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे पीएफआई के एक्टिविस्ट इन्वॉल्व थे, उनके यहाँ से ये सब चीज़ें बरामद हुई। तो जब ये रेड पड़ा तो उसके बाद पीएफआई के मेंबर्स ने कहा कि ये जो रेड है वो अनडेमोक्रेटिक है, मतलब अलोकतांत्रिक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब असंवैधानिक है, ऐसा पीएफआई के द्वारा कहा गया। हालांकि ये सब जो सामान मिला इसके बारे में उन लोगों ने कुछ ज़्यादा सफाई नहीं पेश की। फिर 2010 में ही पीएफआई पे एक और आरोप लगा कि भाई इनका लिंक जो है वो सिमी के साथ भी है। सिमी अब एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो वो था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसे 2001 में बैन किया गया। कब बैन किया गया? जब अमेरिका पे 9/11 हमला हुआ था उसके बाद इसको बैन कर दिया गया सिमी को, क्योंकि सिमी का जो लिंक था वो इंडियन मुजाहिदीन जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ था सिमी का लिंक, तो इसीलिए सिमी को बैन कर दिया गया। तो अब ये कहा गया 2010 में कि भैया पीएफआई का लिंक सिमी के साथ भी है, और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जो पीएफआई के राष्ट्रीय चेयरमैन थे वो थे अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान कोई और नहीं थे बल्कि सिमी के जो पहले के राष्ट्रीय सचिव थे वही अब पीएफआई के राष्ट्रीय चेयरमैन बने बैठे थे। फिर इसके अलावा जो उस समय पीएफआई के स्टेट सेक्रेटरी थे अब्दुल हमीद, वो पहले क्या थे, सिमी के स्टेट सेक्रेटरी थे। तो कहना यही था सरकार का कि पहले जो सिमी के मेंबर्स थे, सिमी के बैन होने के बाद वही मेंबर्स पीएफआई में आ गए। तो कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक सिमी के मेंबर्स के साथ भी है। फिर उसके बाद साल आगे बढ़ा, 2012 में फिर गवर्नमेंट ऑफ केरला की जो सरकार थी उन्होंने क्लेम किया कि पीएफआई जो है वो कुछ नहीं है बल्कि रिसरेक्शन है, मतलब दोबारा उत्थान हुआ है पीएफआई का। और वो कौन है? बेसिकली सिमी का ही दोबारा उत्थान हुआ है पीएफआई के रूप में। सिमी बैन हो गया और सारे मेंबर ने एक नया संगठन बना लिया और वो संगठन का नाम इन लोगों ने रख दिया पीएफआई। तो बेसिकली पीएफआई जो है वो सब सिमी के ही मेंबर्स हैं, तो सिमी को बैन करके फ़ायदा क्या हुआ? और वही सिमी जिसका लिंक था इंडियन मुजाहिदीन के साथ जो कि एक आतंकवादी संगठन है। फिर 2012 में ही क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट में कहा कि ये जो पीएफआई के जो मेंबर हैं इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, कितने? 27 मर्डर केसेस में,
और वो सारे के सारे मर्डर हुए हैं CPIM के मेंबर्स के और RSS के। CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिनकी अभी केरला में सरकार है और पिनराई विजयन उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो 27 मर्डर केसेस के जो आरोप है PFI के ऊपर, इसमें सारे के सारे मेंबर या तो RSS के हैं या तो CPIM के हैं, ऐसा केरला गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट में कहा। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट देखते हैं कि एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर थे PC कैटोच, इन्होंने कहा कि PFI जो है उसका जो लिंक है ये सिर्फ आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI का फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो इसका जो लिंक है वो ISI के साथ भी है, ऐसा आरोप लगा PFI के ऊपर। फिर उसके बाद 2017 में एक और घटना होती है कि केरला पुलिस क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है 6 लोगों को जो PFI से थे, वो क्या किए थे, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिए थे सीरिया में जाकर, और गए कैसे थे, फेक पासपोर्ट बनवा कर। तो वो PFI के मेंबर थे, इनको बेसिकली प्रोपेगेंडा वीडियोस दिखा कर बेसिकली बहकाया गया और ये लोग जाकर इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर लिए। फिर नवंबर 2019 में क्या हुआ, जब अयोध्या पे वर्डिक्ट आया राम मंदिर पे, तो उसमें क्या हुआ, एक जस्टिस थे, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, तो ये भी अयोध्या के पक्ष में ही बेसिकली अपना फैसला दिए थे। तो इनको फिर सरकार को Z कैटेगरी सिक्योरिटी देना पड़ा, क्योंकि इनको PFI के मेंबर्स से खतरा था। बेसिकली आइडिया यही था कि आप मुस्लिम होकर कैसे ये फैसला दे सकते हैं। फिर 2010 से ही एक मतलब देखा गया है कि 2010 से PFI के मेंबर्स के ऊपर 1400 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। PFI के मेंबर्स के ऊपर, न सिर्फ PFI के ऊपर, और इसके जो एफिलिएट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, नेशनल वीमेंस फ्रंट हो या तो फिर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो, और भी इसके जो भी संगठन हैं इसके साथ एफिलिएट्स हैं, उनके ऊपर सब मिलाकर 1400 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। फिर और भी कई ऐसे वारदात थे जिनके कारण PFI को बैन किया गया। तो इसमें से कुछ और वारदात हम लोग देखते हैं, जैसे कि आर्म्स ट्रेनिंग कैंप इन नारथ बेसिकली कन्नूर केरला में एक जगह है। तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, आर्म्स ट्रेनिंग देते थे हथियार चलाने का। तो अप्रैल 2013 में क्या हुआ, केरला की पुलिस ने वहाँ पे रेड की और वहाँ पे PFI के 21 एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया। तो वहाँ से क्या मिला, 2 कंट्री मेड बॉम्ब्स, 2 जो देसी बॉम्ब होते हैं वो मिले, तलवार मिली, और रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए, बॉम्ब बनाने का सामान, और फिर पैम्फलेट्स मतलब पर्चियाँ मिली PFI के नाम पे, ये सब कुछ वहाँ पे मिला था। फिर आगे एक और घटना का जिक्र करते हैं। 2012 में क्या हुआ था, एक SMS कैंपेन चलाई थी PFI और इनके जो एफिलिएट्स मेंबर हैं उन्होंने एक SMS कैंपेन चलाया था। SMS कैंपेन बेसिकली ये था कि असम में दंगे हुए थे 2012 में, और उसमें मुस्लिम्स की जान गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डराने के लिए इन्होंने एक SMS हेट कैंपेन चलाया, और ये किस लिए, थ्रेटनिंग पीपल, मतलब डराने के लिए। और ये खास करके तब हुआ था रमज़ान के बाद, और क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डराने के लिए ये किया गया कि ये जो आपने किया वो बहुत गलत किया और हम लोग इसका बदला लेंगे। तो जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने इसको ट्रेस किया कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, तब पता चला ये हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और PFI के द्वारा ये आ रहा था मैसेजेस। और इसमें MNP जिनसे गठबंधन की थी NDF और बन गए थे ये लोग PFI, तो MNP और KFD ये 2 पार्टियों के मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें हुआ क्या था कि एक दिन में, और वो डेट था 13 अगस्त 2012, एक दिन में इन लोगों ने 60 मिलियन मैसेजेस भेजे थे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास, जो कि लगभग 6 करोड़ मैसेजेस थे। वो एक सिंगल डे में इन लोगों ने भेजा था, इस लेवल पे डराया था। और इतने मैसेजेस जो थे, इसमें 28 से 30% मैसेजेस जो थे ना, वो पाकिस्तान से आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों ने ये कहा कि इनका लिंक पाकिस्तान के साथ भी है और ISI के साथ भी है। इस घटना से भी ये प्रूफ होता है। फिर आगे TJ जोसेफ, जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र पहले भी किया था, इस पे PFI के एक्टिविस्ट ने ही हमला किया था। तो इसमें अभी जानने लायक एक और बात, इसमें ख़ास बात ये है कि ये हमला इसलिए हुआ था TJ जोसेफ के ऊपर क्योंकि ये रूलिंग आया था, मतलब ये ऑर्डर आया था। कहाँ से आया था, दारुल खादा। तो दारुल खादा क्या होता है, तालिबानी मॉडल कोर्ट है, मतलब तालिबान के जैसे कोर्ट्स होते हैं वैसे यहाँ पे केरला में इन लोगों ने कोर्ट्स बना के रखे हैं। और वहाँ से ऑर्डर आया था, किस चीज़ के लिए ऑर्डर आया था, कि TJ जोसेफ पे हमला करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मतलब ऐसा आरोप लगा है कि इन्होंने मोहम्मद साहब का
पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है उस क्वेश्चन में, तभी इनके ऊपर हमला किया गया पीएफआई के मेंबर्स के द्वारा। फिर 9 जुलाई 2010 को पीएफआई इंस्टॉलेशंस पे जब रेड हुआ था तो वहाँ पे क्या मिला था, वीडियोस मिले थे, प्रोपेगेंडा वीडियोस। प्रोपेगेंडा वीडियोस बेसिकली ये होता है कि बरगलाने फुसलाने, मतलब एक तरफा वीडियोस दिखाकर कि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर। और उसमें क्या किया गया, अलकायदा का भी उसमें जिक्र था, क्योंकि अलकायदा से बेसिकली अलकायदा से जुड़ने के लिए ये सब दिखाया गया था। फिर इसमें क्या हुआ, पीएफआई के मेंबर्स का जिक्र आया सामने कि भाई इन लोगों ने ही यही लोग ये सब करवा रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या, राइफ़ल मिला, फेक सिम कार्ड मिला, फेक आइडेंटिटी कार्ड मिला। तो जब जब रेड हुआ है तब ये सब चीज़ें मिली ही है पीएफआई के जगहों से। फिर क्या हुआ, जब एक लॉ आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो कहा गया कि ये जो एंटी CAA प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब CAA जो कानून है उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें पीएफआई ही फंड कर रही है। ऐसा उस समय के जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उनका ऐसा कहना था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके विरोध में जो ये हो रहा है प्रोटेस्ट, इसमें पीएफआई इसको फंड कर रही है। फिर और भी क्या आरोप लगते हैं पीएफआई के ऊपर कि ये इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये ऐसे हुआ कि 2017 में इंडिया टुडे एक अंडर कवर ऑपरेशन की, और अंडर कवर ऑपरेशन में कौन था वो शामिल, अहमद शरीफ, जो कि पीएफआई के फाउंडर मेंबर्स हैं, और साथ साथ पीएफआई का जो माउथ पीस है तेजस, माउथ पीस होता है बेसिकली ये लोग जो चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो इसमें छपवाते हैं। जैसे कि आप अक्सर सुने होंगे सामना एक माउथ पीस है, ये है शिवसेना का, शिवसेना जो कहना चाहती है वो सामना में छपवाती है, वैसे ही पीएफआई जो चाहती है वो तेजस में छपवाती है। तो ये तेजस के मैनेजिंग एडिटर भी थे और साथ साथ ये पीएफआई के फाउंडर मेंबर भी थे अहमद शरीफ। तो इनका जब एक इंटरव्यू, बेसिकली एक अंडर कवर ऑपरेशन था, तो उनको नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ है सामने, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आखिर पीएफआई का मोटिव क्या है, इंडिया को क्या इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वाई ओनली इंडिया, मतलब दुनिया को इस्लामिक बनाना है, सिर्फ इंडिया को ही क्यों। तो यहाँ से ये भी जारी होता है कि भाई वो फाउंडिंग मेंबर थे और वो ऐसा कह रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो फिर फाइनली 22 सितंबर 2022 को अभी हाल ही में एनआईए और बाकी जो एजेंसियां हैं जिनका नाम मैंने लिया आपके सामने, जैसे ईडी हो या तो फिर आईबी हो, इन सब एजेंसियों ने मिलकर पीएफआई को बैन कर दिया और मतलब रेड मारा। तो जो रेड मारा था, वो जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को, जिसका पहले भी मैंने आपको बताया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। वो अभी अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मतलब देश में 15 राज्यों में 93 लोकेशंस पे ये छापेमारी हुई थी, और जो चार्ज था इन लोगों पर, जो आरोप था वो था टेरर फंडिंग, मतलब आतंकवाद को ये फंड करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब हवाला के थ्रू पैसा आता है यहाँ पे विदेशों से। तो इस तरीके के आरोप थे और 300 से ज़्यादा मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया 2 रेड में। पहला रेड 22 को पड़ा और दूसरा पड़ा 27 को, और फाइनली 28 को इसे बैन कर दिया गया पीएफआई को। तो ये जो पीएफआई पे जो रेड था ना, तो ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली सरकार के प्लान में ये पहले से था कि रेड करना है, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही थी, लेट कर रही थी, क्योंकि बीजेपी जो सरकार में है अभी, उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि हमारी जो फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज़ है, जैसे कि अगर आप बात कर ले सऊदी अरबिया या ईरान, तो कहीं ये लोग नाराज़ ना हो जाएं, वेस्ट एशिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज़, वो लोग नाराज़ ना हो जाएं। और उसके बाद भी खास करके तब जब नुपुर शर्मा, जो कि भाजपा की एक नेता थी, अब तो इन्हें हटा दिया गया, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के मतलब खिलाफ कुछ और बयानबाजी कर दी थी, जिससे मुस्लिम कंट्रीज़ काफ़ी नाराज़ हो गई थी और इंडिया पे काफ़ी प्रेशर डाल रही थी। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने, मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये जो पीएफआई पे जो रेड करने का प्लान था, इसे आगे पोस्टपोन कर दिया और फाइनली अब जाकर ये रेड पड़ा है। तो नुपुर शर्मा ने क्या किया था कि कंट्रोवर्शियल मतलब एक रिमार्क दे दिया था, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद साहब का अपमान किया गया था, ऐसा इन पे आरोप लगा। तो फिर बीजेपी ने उसे सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टॉर्म, मतलब एक भयंकर तूफान आ गया था, और ख़ास करके मुस्लिम देशों से ये दबाव आया था, मतलब भाजपा के ऊपर और अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर। फिर 28 सितंबर 2022 को जब ये बैन हुआ, तो कहा गया कि एक अनलॉफुल एसोसिएशन है, मतलब ये कानूनन ये गलत एसोसिएशन है, इसीलिए इसको बैन किया जा रहा है, और ये
टेम्पोरली मतलब 5 सालों के लिए है, और जो कानून के तहत हुआ है वो है UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। फिर उस बैन में जो ऑर्डर आया, उस बैन के ऑर्डर में कहा गया कि ये प्री जुडिशियल है टू द इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया की अखंडता है ना, एकता, और ये अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए इंडिया की मतलब ये अखंडता, सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है PFI। फिर उसके बाद ये भी आरोप लगाया गया कि ये जो PFI है इसका लिंक स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो कि वहाँ की एक आतंकवादी संगठन है उसके साथ है, फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के साथ भी इसका कहीं ना कहीं लिंक है, इसीलिए इसको बैन किया जा रहा है। और साथ साथ PFI के साथ साथ जो 8 इसके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन लोगों को भी बैन किया गया है। नेशनल वीमेंस फ्रंट महिलाओं के लिए, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, रिहैब इंडिया फाउंडेशन इसके थ्रू ये लोग चंदा इकट्ठा करते थे, फिर ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इमाम लोगों के लिए था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 8 इनके एफिलिएट संगठन जैसे कि जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरला, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो PFI के साथ साथ इन 8 को भी बैन किया गया है। फिर और जो 11 PFI लीडर को गिरफ्तार किया गया, हालांकि शुरुआत में तो उसमें स्पेशल कोर्ट कोच्चि में केरला में NIA ने कहा कि इन्हें गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन पे आरोप है कि ये जो वल्नरेबल यूथ है, मतलब जो बेरोज़गार हैं और कम उम्र के हैं, उनको ये लोग बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और उनको मतलब बेसिकली ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़वाते हैं, जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर तैयबा, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, इन लोगों को मतलब वल्नरेबल यूथ जो होते हैं उनको इन सब आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ने का ये लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि PFI ये चाहता है कि इंडिया में इस्लामिक रूल बना दिया जाए, इस्लामिक रूल ले आया जाए। और फिर ये लोग कैसे करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं वायलेंट जिहाद के नाम पर, मतलब एक काफ़ी इनका जो जिहाद होता है वायलेंट होता है, खूनी होता है, और टेररिस्ट एक्ट करते हैं और उसके थ्रू ये इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। फिर उसके आगे बात करते हैं कि PFI और क्या करती है, ये स्प्रेड करती है डिसअफेक्शन, मतलब इंडिया के खिलाफ ये क्या करती है कि मतलब जहर या नफ़रत फैलाती है। क्या करके, रॉन्गफुली इंटरप्रेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उन वल्नरेबल यूथ के सामने। कि जैसे कि CAA का बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रही है सरकार कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें किसी का नागरिकता छीना नहीं जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के सामने जाकर यही बताया कि मुस्लिमों का जो है वो नागरिकता छीन रही है सरकार, जिससे ये लोग और भड़के, क्योंकि वल्नरेबल यूथ हैं, उनको ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इन लोगों की बातों में आ गए वो लोग। तो ये भी आरोप है PFI के ऊपर कि ये लोग उनको भड़काते हैं। फिर साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हेट्रेड करते हैं, किसके खिलाफ, स्टेट एंड इट्स मशीनरी, मतलब देश और देश की जो मशीनरी है इसके खिलाफ नफ़रत भरवाते हैं इन यूथ के मामले में, इन यूथ के नज़रों में, ऐसा PFI के ऊपर आरोप लगाई है एजेंसियों ने। फिर एक और जो घटना था वो काफ़ी ट्रिगर किया ये रेड मारने के लिए, वो था फुलवारी शरीफ का घटना। फुलवारी शरीफ पटना में एक जगह है फुलवारी शरीफ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मोहम्मद जलालुद्दीन, अत्तर परवेज और नूरुद्दीन जांगी, ये 3 लोगों को NIA ने गिरफ़्तार किया था। तो जब गिरफ़्तार किया तो इनके जो लिंक थे इन लोगों के वो सिमी के साथ निकले, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2001 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर इसे बैन कर दिया गया था। तो इनके लिंक उसके साथ निकले, साथ ही साथ इनके साथ कुछ पैम्फलेट्स, कुछ पर्चियाँ निकली, और वो ये थी, उसका जो टाइटल था इंडिया 2047 टुवार्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, मतलब इंडिया 2047 में क्या होगा, मतलब इस्लामिक रूल की ओर बढ़ाना है, मतलब 2047 तक इंडिया को इस्लामिक देश बनाना है। साथ ही साथ और जो पैम्फलेट्स है वो थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक यहाँ भी निकला सिमी के साथ और इन 3 लोगों के साथ जो कि ये पैम्फलेट्स लेकर घूम रहे थे और वो बेसिकली PFI के मेंबर्स थे। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं सरकार को ट्रिगर किया PFI के ऊपर रेड मारने के लिए। फिर जो बैन ऑर्डर है PFI के ऊपर जो बैन किया गया, उसमें जो सबसे पहला जो मेजर इंस्टेंस या इंसिडेंट का जिक्र किया गया वो वही था TJ जोसेफ जी का, जिनको केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में उनका क्या किया गया, वो जब चर्च से आ रहे थे तो उनका हाथ काट दिया गया था 2010 में। तो यही घटना के बाद PFI बिल्कुल विवादों में आ गई थी और ये बिल्कुल सरकारी एजेंसियों के नज़रों में आ गई थी, इसी घटना के बाद जो 2010 में हुआ था।
फिर और भी कई तरीके के आरोप है पीएफआई के ऊपर, जैसे कि फोर्स्ड कन्वर्जन, मतलब ये क्या करती है, ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाती है अलग अलग धर्मों के लोगों का इस्लाम में। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करती है, पैसा का हेर फेर करती है, बाहर देशों से, वेस्ट एशिया के मतलब देशों से ये चंदा लेती है और उस पर कोई टैक्सेस पे नहीं होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी करती है। फिर हवाला ट्रांजैक्शन भी करती है ये, ऐसा पीएफआई के ऊपर आरोप लगा सरकारी एजेंसियों के द्वारा ये बैन ऑर्डर में। फिर अब जाकर फाइनली पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है, और साथ साथ इसके सारे एफिलिएट्स ऑर्गेनाइजेशन जो 8 हैं उन सबको भी बैन कर दिया है। तो यही थी ये कहानी। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।